सब उपस्थित विद्वद् वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं मातृशक्ति एवं सभी प्यारे बच्चे, आज मैं सोच रहा हूँ कुछ ज्योतिष संबंधी कुछ बातें जो हम सबके लिए सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए, उनको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं। योग दर्शन का एक सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। वहाँ अनुमान प्रमाण की चर्चा में महर्षि व्यास जी कहते हैं, स्थानांतर प्राप्तेर गतिमत चंद्र तारकम विंध्यश्चा प्राप्तेर अगतिः। तो चंद्र और ताराएं स्थानांतर को प्राप्त करते हैं, इस कारण से वे गति वाले हैं। सामान्य रूप से जो भी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है, यानी दूसरी जगह पर दिखता है, इसका मतलब उसने गति की है। तो और ये चंद्र और ताराओं की गति, उनकी स्थानांतर प्राप्ति, ये क्या है, इसको समझना आवश्यक है। ज्योतिष का ज़्यादा ज्ञान ना होने से कई बार हम सोचते हैं कि चंद्र जो है उसका उदय यहाँ हुआ था, कुछ देर बाद ऊपर दिखता है, कुछ देर बाद नीचे दिखता है। ये वहाँ अभिप्रेत नहीं है। इसको समझना है, ज्योतिष चक्र को समझना है। जैसे हमने घड़ी देखी है, जो पुरानी घड़ी, ये वाला नहीं, जिसपे 3 सुइयां होती है, 12 अंक लिखे होते हैं, 12 अंकों के बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं होंगी। जहां सुई बीच में लगे हैं वो आकाशीय घड़ी के अंदर वो है ध्रुव तारा, जो कि उत्तर दिशा मेरे इस तरफ होगा। ध्रुव तारा की चारों तरफ कुछ नक्षत्र चिह्नित किए गए हैं। 27 संख्या में है वे नक्षत्र। तो बहुत हैं, उनमें से कुछ 27 नक्षत्र, बल्कि नक्षत्रों की समूह, 27 नक्षत्रों की समूह चिह्नित किए हैं समान दूरी में। ये पूरा एक चक्र, जैसे घड़ी में 12 अंक हैं हमारी घड़ी में, तो ये आकाशीय जो घड़ी है उसमें 27 अंक हैं। ये तो समझ में आ रहा ना। तो ये जो है आपकी घड़ी में अंक के बराबर वो स्थिर रहते हैं। स्थिर रहते का मतलब बहुत लंबे समय तक, कम से कम अपने जीवन काल में या हजारों साल तक भी वो स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे बिंदु या कुछ ऐसे जो तारा है जिनको हम ग्रह कहते हैं, जो अपने स्थान बदलते हैं। ज्योतिष में 9 बताए हैं, वैसे है 7। 2 तो सूर्य और चंद्र के प्रतिबिंब को भी जोड़ दिया किसी गणना के आवश्यकता के अनुसार, तो उनको ग्रह कहते हैं। ग्रह का अंग्रेजी में जो अनुवाद प्लैनेट था, और प्लैनेट और ग्रह दोनों की परिभाषा हमारी प्राचीन ज्योतिष काल शास्त्र में कुछ और है। आधुनिक जो आजकल जो उसकी जो अर्थ किया जाता वो अलग है, दोनों में उलझन है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी एक नया स्थान का ग्रहण करता है वो ग्रह है। सूर्य की चारों तरफ चक्कर काटना आवश्यक नहीं है, वो परिभाषा नहीं है हमारी। आधुनिक जो परिभाषा है ग्रह का,
सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटता है वो ग्रह है, किंतु हमारी ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्रों की दृष्टि से नए स्थान का ग्रहण करता है वो ग्रह है। और ग्रह दो प्रकार की हैं, एक बिंब ग्रह और एक तारा ग्रह। सूर्य और चंद्र ये दोनों बिंब ग्रह कहे जाते हैं, मोटे होते हैं, उनके आकार मोटा होता है। बाकी बुध, गुरु, शुक्र, शनिश्चर और बृहस्पति ये तारा ग्रह हैं, एक तारा की तरह दिखते हैं। नक्षत्र भी तारा ही है, ग्रह भी तारा ही है। तारा शब्द व्यापक है, तारा के अंदर दो विभाग, एक नक्षत्र और एक ग्रह। ग्रह जो है अपनी पोजीशन बदलते, नक्षत्र के आधार पर अपनी स्थिति बदलते। जैसे आज कहा था ना संकल्प पाठ में, आज कौन सा नक्षत्र था? उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी? उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का मतलब यह है कि आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर है। चंद्रमा का पोजीशन जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कल चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर था। लगभग प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र को पार करता है। नक्षत्र स्थिर है, चंद्रमा नक्षत्र के दृष्टि से स्थान बदल रहा है। यह उदय अस्तम की दृष्टि से स्थान बदलने की बात नहीं है, नक्षत्र की दृष्टि से स्थान बदलने की बात है। कल चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में था, आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर है। नक्षत्र तो वही की वही खड़े हैं, पर चंद्रमा नक्षत्र बदल रहा है का मतलब चंद्रमा गति कर रहा है। ये वहां व्यास भाष्य में अभिप्राय था। इसी प्रकार बाकी ताराएं जितने भी बुध, गुरु इत्यादि जो ग्रह हैं, जो मोबाइल प्रयोग करते, एक इंडिया स्काई ऐप है जिसमें आप सेट करेंगे तो हर नक्षत्र कहाँ है वो आप मोबाइल से देख सकते, कौन सी दिशा में कौन सा है, तो उससे आप अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये ग्रह जो है अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो इसका मतलब वो गति कर रहे हैं। ये हमारी जो सामान्य घड़ी है उसमें गति बहुत सरल है, एक समान गति में सुइयां चलती हैं, इसलिए घड़ी को देखकर समय बताना अपेक्षाकृत बहुत सरल है। यदि सबसे छोटी सुई 6 और 7 के बीच में है और जो दूसरी नंबर की जो कुछ सुई जो है ना वो यदि मान लो 5 के पास है, तो समय क्या हुआ झट बताएंगे 6:25, क्योंकि वो एक ही समान गति से चलते हैं, वहां ज्यादा गणित की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी गुणा करना हो गया काम। किंतु ये जो ग्रह है, ये जो भगवान की जो घड़ी है, इसमें ग्रहों की गति बड़े विचित्र है, एक समान गति नहीं है। गति कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी उल्टी हो जाती है। जैसे ये मान लो घड़ी में सुई यूं चल रहा और कुछ देर बाद उल्टा चल पड़े, तो गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र काफी, जो सिद्धांत ज्योतिष है, सूर्य सिद्धांत इत्यादि, उसमें काफी विशेष गणित है, जिससे वो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी उन भगवान की सुइयों के द्वारा समय की हम गणना कर सके। पर इस छोटी घड़ी से हम सिर्फ 24 घंटे की गणना कर सकते हैं, दिन में कौन सा समय है। इस घड़ी से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा दिन है, ये पता तो उसी भगवान की घड़ी से पता चल सकता है। मैं उस पूरा गणित के अंदर नहीं जाऊंगा, कुछ और बातें हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि यानी दोनों बातें में हम सुनते कि हमारी अपनी जो परंपरागत ज्योतिष है बहुत वैज्ञानिक है और इत्यादि इत्यादि, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तिथियां कई बार रिपीट होते हैं, कई बार लुप्त भी हो जाते हैं। आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी था, या कई बार अष्टमी के बाद सीधा दशमी आ जाती, नवमी तो है ही नहीं।
तो व्यवहारिक स्तर पर देखने में ऐसा आता है कि इसमें तो बिल्कुल तुक्का नहीं है ना, अपनी मनमानी चल रहा है, कोई नियम नहीं है इसमें। उस बात को भी हमें समझना है। वर्तमान में जिसको हम दिन मानते हैं, मध्यरात से मध्यरात तक, इसको ज्योतिष शास्त्र में सावन दिन कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कम से कम, यानी ज्योतिष शास्त्र में पहली बात ये बात तो स्पष्ट करूं कि कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। जितने हैं सब विद्वानों के ग्रंथ हैं। जो प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ था वो लुप्त हो चुके हैं। कम से कम आचार्य भास्कर के समय आने आज से कम मेरे ख्याल से 400-500 साल पूर्व ही उन्होंने लिखा था कि प्रामाणिक ग्रंथ कोई उपलब्ध नहीं है और हम अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शन के लिए ग्रंथ बनाए हैं। तो भास्कराचार्य ने अपने जो सिद्धांत शिरोमणि में दिन की व्यवस्था बताई। 7 प्रकार के दिन हैं, जिसमें जो प्रसिद्ध है ये सावन दिन है, जिसको हम दिन मानते हैं। आज कल परसों जो हम इसको कहते हैं, जो अपनी व्यवहार की दृष्टि से वो सावन दिन है। इसके अतिरिक्त जो प्रसिद्ध 2 दिन है, एक सौर दिन और एक चांद्र दिन। चांद्र दिन को तिथि कहते हैं। एक साल में जो सावन दिन है 365 जमा 1/4 कुछ इतने हैं, किंतु सौर और चांद्र दिन एक वर्ष में 360 ही है, 365 नहीं है, क्योंकि वो वेद की व्यवस्था में चलते। वेद में त्रीणि शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य अहोरात्रः, 360 ही दिन माने हैं। पूरी दुनिया उसी को मानती है। जो थोड़े से गणित जानते हैं, एक चक्र में कितने डिग्री होते हैं, ये वही है जो वेद में 360 दिन कहा है। एक चक्र चंद्रमा अमावस्या के दिन सूर्य के साथ रहता है, वहां से चलकर बाकी अगले अमावस्या वापस सूर्य के साथ होते समय एक पूरा चक्र हो जाता है ना। उस चक्र के 30 विभाग किए गए हैं, 12-12 अंश का, और एक 12 अंश का जो विभाग है वो एक तिथि है। यानी शुरू हो जाती है, शून्य जो है ना अमावस्या पे है, जहां बिल्कुल सूर्य और चंद्र एक साथ है, वहां से चंद्रमा आगे बढ़ गया, 12 अंश आगे बढ़ा तो एक तिथि बदल गया, फिर अगले 12 अंश आगे बढ़ा, एक और तिथि बदल गया। जब पूरा 180 यानी 15 दिन के बाद, 15 तिथियों के बाद चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के दूसरी तरफ होगा, जो पौर्णिमासी है। वहां से बाद में धीरे धीरे वापस सूर्य के साथ हो जाता है। यहां समस्या यह है कि चंद्रमा की गति एक समान नहीं है। चंद्रमा की गति घटती है और बढ़ती है। इस घट बढ़ने के चक्कर में कोई तिथि तो जल्दी आ जाती है, कोई तिथि देर से आती है। जब देर से आती है तो अगले दिन भी वही तिथि मिलेगी नहीं। हाँ, जब गति तीव्र होती है तो जल्दी समाप्त हो जाएगी तो लुप्त हो जाएगा। जब गति धीमी होती, चंद्रमा देर से वहां पहुंच गया तो अगले दिन भी वही तिथि मिलेगी। तो ये चंद्रमा की गति के आधार पे तिथियां जो है ना, ये इससे प्रामाणिक है कि उसके निर्धारण हम आकाश को देख के कर सकते हैं। आकाश में चंद्रमा की स्थिति को देख के कर सकते हैं। और हमारी अपनी बनाई घड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, किंतु भगवान की इस घड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वो अपनी गति से चलते रहेंगे, तो उसकी गणना अपेक्षाकृत ज्यादा प्रामाणिक है। किंतु चंद्रमा की गति कम ज्यादा होने के कारण वो तिथियों की लुप्त होना अथवा आवृत्ति होना यह होता है। इसी प्रकार सौर दिन है, सौर दिनों का ज्यादा प्रचलन नहीं है, किंतु वो भी एक हमारी अपनी यानी परंपरा रही है सौरमान का। वहां भी 360 दिन ही है और वहां भी गति जो है
वास्तव में गति तो पृथ्वी करती है सूर्य की चारों तरफ, किंतु हम पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य को देख सकते हैं, इससे वह सूर्य को ग्रह माना है, क्योंकि हम गति सूर्य का देख सकते हैं। तो वहां भी पृथ्वी की गति एक समान नहीं है, तो इससे वहां भी घटना बढ़ना होता है, किंतु उसका ज्यादा प्रचलन नहीं है, तो हमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब कुछ बातें हैं, हम आज बहुत आधुनिक वैज्ञानिक जो साधनों के द्वारा बहुत सूक्ष्मता से कई गणनाएं करते हैं। प्राचीन काल में उस प्रकार की साधन थे। ज्योतिष शास्त्रों में यंत्राध्याय एक प्रकरण होता है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण, किंतु बहुत बड़े बड़े यंत्र नहीं है, बहुत सामान्य यंत्र हैं। वह भास्कराचार्य एक यंत्र का जिक्र करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है बुद्धि। वो कहते हैं इसके होने पर बाकी सब हो जाएंगे। ये कल्पना कीजिए, हम बहुत सामान्य साधनों से इस धरती की पूरा जो क्या बोलते परिधि, इसको नाप सकते हैं क्या? धरती की परिधि और धरती की त्रिज्या, धरती के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, तो धरती की केंद्र से तल तक कितनी दूरी है और धरती की पूरी परिधि कितनी है? आचार्य भास्कर ने इसको पूरा नाप के बताया था अपने समय पर। प्रोक्तो योजन संख्यया कुपरिधि सप्तांगनंदाब्दयः, लगभग उसके अनुसार 12,000 कुछ ऐसा किलोमीटर बनता है पृथ्वी की जो परिधि है। सप्त अंग नंद और अब्दि, अब्दि तो 4 है, सप्त अंग नंद तो 9 है, अंग 6 है और सप्त 7 है, यानी 4 9 नंद 4 9 6 7 4,967 योजन, 8 से गुना करेंगे तो किलोमीटर आएंगे, लगभग 5,000 के आसपास। उससे 8 से गुना करेंगे तो 40,000, तो क्षमा करें 40,000 किलोमीटर जो है वो धरती की परिधि है। नहीं, लगभग वही है, मीलों में वो अंतर है। अब ये प्रश्न आता है कि कैसे गणना की भास्कराचार्य ने। एक सामान्य विद्वान थे और धरती की पूरी परिधि की गणना की, और उनकी स्वयं की गणना है ये। ऐसा नहीं कि क्योंकि पीछे किसी से लिया होगा तो बताते, हमारे यहाँ छुपाने की बात नहीं थी, बड़े सम्मान पूर्वक बताते कि फलाना आचार्य ने, व्याकरण देखते हैं ना, फलाना आचार्य का ये मत है, फलाना आचार्य का ये मत है, दूसरों के मत यदि लेंगे तो निश्चित रूप से बताने की हमारी परंपरा थी, पर ऐसा नहीं। और साथ में आचार्य भास्कर ने बताया भी है कि कैसे मैंने गणना की। उन्होंने कहा ध्रुव तारा की जो एंगल है ना, उसको हमने गणना किया अपनी जगह पर बैठकर, ध्रुव तारा कितना ऊपर उठा हुआ है। वहां से सीधा उत्तर दिशा में गए, उतनी दूर गए जहां ध्रुव तारा एक अंश और ऊपर उठा, उतनी दूरी की गणना की, कितनी दूर जाने पे ध्रुव तारा एक अंश और ऊपर उठेगा। और क्योंकि पृथ्वी गोल है, एक अंश की दूरी इतना है, उससे 360 से गुना करेंगे तो पूरी पृथ्वी की परिधि आ जाएगी। यानी पृथ्वी का जो स्वरूप है गोल होना,
और अक्षांश और रेखांश जो आजकल हम करते हैं, ये सारी बातें अपने ज्योतिष शास्त्र की परंपरा से ही आधुनिक ज्योतिष में लिए गए हैं। जैसे आज समय की गणना की दृष्टि से ग्रीनविच को हम केंद्र मानते, जहां से समय की गणना होती है, वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र की परंपरा में वो केंद्र का नाम था लंका। लंका एक ऊहात्मक स्थान है, कोई जगह नहीं है। ऐसे कहा जाता है जो भूमध्य रेखा है, उस रेखा का एक अक्षांश जो कि लंका, उज्जैनी और कुरुक्षेत्र से होता हुआ जो अक्षांश जाता है, जो भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है, वो लंका है और वहीं से गणना होती है। पहले हमारी ज्योतिष का दबदबा था तो हमारी यहाँ से समय की गणना होती थी। अब अंग्रेजों ने अपने काफी जीत लिया, फिर उनका दबदबा रहा तो समय की गणना अब उनके अनुसार होने लगी। किंतु पृथ्वी का गोल होना, उसका सारा स्वरूप वो किस प्रकार घूमता है, ये बिल्कुल अच्छे से आचार्य भास्कर ने बताया था। पृथ्वी की चारों तरफ से 4 नगरों की उन्होंने चर्चा की। एक तो लंका जो एक स्थान है, लंका कुमध्य, कु यानी भूमि, उसके मध्य में लंका। यमकोटिरस्य प्राक, लंका की पूर्व दिशा में यमकोटि एक नामक एक स्थान है। लंका कुमध्य यमकोटिरस्य प्राक पश्चिमे रोमक पत्तनंच, उसके पश्चिम में रोमक नामक पत्तन, हो सकता है रोम ही हो वो। अधस्तत सिद्धपुरम, उसके नीचे, लंका के बिल्कुल नीचे सिद्धपुर है। सुमेरु सौम्य, उत्तर में सुमेरु और अथ याम्य वडवानलंच, याम्य यानी दक्षिण में वडवानल नामक स्थान है, जिसको आज अंटार्कटिका कहते हैं। और ये कहा है लंका नगरियाम उदयाच्च भानो हो, यानी जब लंका नगर में सूर्य का उदय होता है उस समय यमकोटि में मध्याह्न होगा, जो पूर्व में था, मोटा मोटा जापान के आसपास का मान लीजिएगा। जब यहाँ सूर्योदय हो तो जापान में क्या होगा, दोपहर होगा, और वही रोमक पत्तन में सायंकाल होगा, नहीं वहां मध्यरात होगा। और सिद्धपुर जो दक्षिण में है वहां नहीं, बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ है, वहां सूर्यास्त होगा। ये सारी व्यवस्था आचार्य भास्कर ने बताया हुआ है। यानी हमारे पूर्वज पृथ्वी की गति और उस कारण से विभिन्न देशों में जो समय का अंतर, ये सब बहुत अच्छे से जानते थे, और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में उन सब की चर्चा है। गणित को लेकर भी कुछ सवाल है कि आधुनिक गणित बहुत ज्यादा विस्तृत और बहुत ज्यादा एडवांस डेवलप्ड, इस प्रकार की एक बात है। कुछ अंशों में सत्य भी हो सकता है। हमारे गणित भी क्या ऐसा था? तो उसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक लल्लाचार्य थे, एक आचार्य का नाम था लल्ल। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, शिष्य धी वृद्धिदम, शिष्यों की बुद्धि बढ़ाने वाली। जबकि वो पुस्तक के अंदर जो विषय था बिल्कुल उसके विपरीत, शिष्यों की बुद्धि नाश करने वाली। उन्होंने गणित को सारा गलत सलत उस पुस्तक में लिखा, और वो प्रचलित भी था आचार्य भास्कर के समय में। उन्होंने पृथ्वी की परिधि और त्रिज्या के बीच का जो सूत्र है ना, जो आज हम अंग्रेजी में कहते 3 पाई नहीं 2 पाई जो कहते हैं, या पाई डी कहते हैं, तो वो सूत्र गलत दे डाला। और फिर पृथ्वी की जो पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, उसका जो सूत्र है वो गलत दिया। आचार्य भास्कर के सामने संकट कि अपने से पूर्व आचार्य है, गलत लिखा, अब उसको सिद्ध करना है कि गलत है। यूं कहने से तो बात बनेगी नहीं।
तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए वर्तमान गणित का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्सा जिसको कैलकुलस कहते हैं, उस कैलकुलस का उन्होंने आविष्कार किया। ये बात कोई कहता नहीं है। कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एक बहुत कठिन विषय है गणित का। उसका सबसे पहला आविष्कार आचार्य भास्कर ने, या कम से कम जो हमारे सामने उपलब्ध है ग्रंथ, और खेल खेल में उन्होंने बताया कि आंवला जैसा होता है ना, आंवला उदाहरण दिया, आंवला की कलियां होती हैं, ऐसे एक पूरा गोल को छोटी छोटी कलियां काटो और उनको इस प्रकार जोड़ के देखो, उसका एरिया इस प्रकार आएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो हम आज इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं, छोटी छोटी टुकड़ा काटो, बिल्कुल इतना छोटा कि कोई फर्क ना पड़े, उसमें जो मोड है ना वो ना दिखे और स्ट्राइट लाइन दिखे, उस प्रकार करके उन्होंने वो पूरा फॉर्मूला निकाला। समस्या ये है कि परंपरा नहीं रही। मैं देखता हूं वैमानिक शास्त्र सब जानते हैं, वैमानिक शास्त्र की व्याख्या में एक वाल्मीकि गणित की चर्चा आती है जो आज उपलब्ध नहीं है। विमान बनाने संबंधी सारा गणित वो कहते हैं कि मैंने वाल्मीकि गणित से लिया था। शास्त्रों की पठन पाठन की परंपरा के लुप्त होने के कारण ये सब जो विषय है आज पुस्तकों तक सीमित रहे और धीरे धीरे वो लुप्त होते गए। तो वर्तमान जो गणित है बहुत विस्तृत है, तो केवल परंपरा के कारण, ऐसा नहीं कि वो बहुत बुद्धिमान थे। पढ़ने वाला ज्यादा है, ज्यादा पढ़ने वाला है, ज्यादा उसका प्रयोग है तो फिर वो बढ़ता है, और यदि नहीं करते प्रयोग तो वो पड़ा रहेगा। तो आज भी यदि हम इन विषयों को अपना अध्ययन और चिंतन और आगे विस्तार का विषय बनाएंगे तो कोई कमी नहीं है अपने प्राचीन गणित और ज्योतिष में। तो इनको हमें अपनाना चाहिए। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो कम प्रचलित विषय है उसको रखा, और ये विषय बहुत गहरा है, समझने योग्य है। तो फिर कभी आचार्य जी से इस विषय पे गंभीरता से सुनेंगे। आज इस प्रवचन की श्रृंखला में हमारा ज्ञानवर्धन किया आचार्य जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब शांति पाठ।